कांग्रेस में नया गृह युद्ध छिड़ गया है। पंजाब में कांग्रेस ने दलित कार्ड चलते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम तो बना दिया। खुद को दलितों का सबसे बड़ा हिमायती बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि पहली बार किसी पार्टी ने एक दलित चेहरे को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता और सूबे के प्रभारी यानी पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने ऐलान कर दिया कि पंजाब का अगला चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिस पर खुद कांग्रेस के ही बड़े नेता और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके सुनील जाखड़ ने सवाल खड़ा कर दिया, उठा दिया। उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ वाले दिन हरीश रावत का यह बयान हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। यह मुख्यमंत्री की ताकत को कमजोर करता है और साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनके चुनाव पर भी सवाल खड़ा करता है। यानी जिस दलित कार्ड को कांग्रेस भुनाने में जुटी थी वो आखिरकार उल्टा पड़ गया। बीजेपी से लेकर मायावती तक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने दलितों के साथ छल किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस ने दलितों का सम्मान किया है या फिर अपमान? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, दलित चेहरा या सिर्फ मोहरा। आज का आर पार इसी पर। भीषण गृह युद्ध के बाद पंजाब में सीएम की कुर्सी का विवाद सुलझ गया। चुनाव को देखते हुए सिख दलित चेहरे पर दांव लगाया गया और चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री बन गए। जोर शोर से कांग्रेस ने कहा कि पार्टी ने दलित समुदाय का सम्मान किया है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के भीतर नया गृह युद्ध छिड़ गया। हरीश रावत ने कहा कि अगला चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के प्रतिनिधित्व में लड़ा जाएगा, जिस पर कांग्रेस के भीतर ही घमासान मच गया। कि चेहरा कौन होगा ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। हरीश रावत के इस बयान पर नाराजगी जताते हुए पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया, अगला विधानसभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हैरान करने वाला है, ये मुख्यमंत्री की ताकत को कमजोर करता है, साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनके चयन को भी नकारता है। मैं नहीं समझता कि कोई कारण है, क्यों नहीं चन्नी साहब फिर से मुख्यमंत्री होंगे, क्यों नहीं होंगे, मुझे कोई कारण नहीं लगता। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पूरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। मायावती जी कभी भी किसी अन्य दलित समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। वो चाहती है कि उन्हीं का नाम रहे, उन्हीं के अलावा और किसी का नाम ना लिया जाए। षड्यंत्र रचा जा रहा है दलितों के वोट बैंक पे डाका डालने का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ भी किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया इन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि भी नहीं बनाई इन्होंने। विरोधी तो विरोधी अपने भी हरीश रावत की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। प्रखंड भी ख्याल करो, जे अज ओबीसी का फैसला इन्होंने सही ना किया तो इन्हों का नुकसान हो सकता है। अब मुद्दा है कि आखिर कांग्रेस ने दलित समुदाय का सम्मान किया है या फिर अपमान। लेकिन कांग्रेस की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। सीएम पद छोड़ते छोड़ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल का एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम, आई विल नॉट अलाउ हिम टू। ऊपर से कैप्टन अमरिंदर सिंह चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण में भी नहीं पहुंचे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या पंजाब में कांग्रेस का दलित कार्ड उल्टा पड़ गया है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का। दलित दांव पर फंसी कांग्रेस का विश्लेषण सुनिए। पंजाब में 32% दलित आबादी पर सियासी खींचतान है। कांग्रेस ने पहली बार दलित सीएम का एक बड़ा दांव चला है, जिसको एक पॉलिटिकल प्लैंक कह सकते हैं, एक बड़ा पॉलिटिकल कार्ड है ये। रावत के बयान से दलित चेहरे पर
कम भरोसे का संदेश गया है। यानी सुनिए, जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है उसी दिन आप कह रहे हैं कि अगला चुनाव तो सिद्धू की अगुवाई में लड़ा जाएगा। यानी ये जो चन्नी साहब हैं, जिनको दलित के नाम पर मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये सिर्फ मखौटा है, ये सिर्फ मोहरा है। असली चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू है, जिन पर ऑलरेडी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो कि पंजाब में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक है, 2 दिन पहले तक वो मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की इंटीग्रिटी पे मुझे शक है बड़ा, और उन्हें क्लियर कट बोला कि नेशनल सिक्योरिटी का ये मामला है। मैं बढ़ता हूं आगे। क्या दलित कार्ड का फायदा उठाने में जुटी कांग्रेस विवाद में फंस गई है? यानी कुल मिलाकर इसको कोई किसी ने बाहर से नहीं कांग्रेस को लपेटा, कांग्रेस के अंदर से यह आवाज उठी कि ये क्या हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री की ताकत को कम करके आका जा रहा है, या फिर सुपर सीएम सिद्धू होंगे, ये सिर्फ मखौटा होंगे? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम की एक किताब आई थी और यूपीए 2 पर भी यही इल्जाम लगा था कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह मखौटा थे, सरकार सोनिया गांधी चला रही थी। तो उसी तरह का ये मिलता जुलता आरोप पंजाब में लग रहा है, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार यानी आरोप लग रहा है। क्या आपसी तालमेल की कमी से फंस गई है कांग्रेस? यानी कांग्रेस को लग रहा था कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल गिमिक होगा उनका, और जिसका उनको फायदा, दूरगामी परिणाम मिलेगा उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब के अंदर। लेकिन अपने ही नेताओं ने जब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं पटाक्षेप आज ही हो गया। यानी फायदे से ज्यादा इसका नुकसान क्या हो जाएगा, यह बड़ी बात है। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ एमएच खान है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ सुभ्राष्ट्रा जुड़ रही हैं इस चर्चा में, जानी मानी लेखिका है। मेरे साथ इस चर्चा में आम आदमी पार्टी के दिनेश चड्डा है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। मैं सुप्रिया जी, इस चर्चा की शुरुआत आप ही से करता हूं। दलित सीएम का एक बड़ा दाव कांग्रेस पार्टी ने चला, लेकिन पानी फेर दिया आप ही के नेताओं ने उसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि यह सिर्फ मखौटा है, मोहरा है। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं कह रहा मुखौटा और मोहरा। ये तो मैं आपके मुंह से सुन रही हूं। मैंने तो किसी भी कांग्रेस पार्टी लीडर के मुंह से नहीं सुना कि ये मुखौटा है, मोहरा है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई दलित, कोई शोषित, कोई वंचित समाज का व्यक्ति, जिसकी मां ने मजदूरी करी है, पिता रिक्शा चलाते थे, अगर वो आज इस पद पर पहुंचा है, तो मुझे लगता है हमें राजनीतिक बाधाएं छोड़कर इसका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्या दर्द हो रहा है भाजपा के पेट में। मुझे तो भाजपा सिर्फ ये बता दे कि 17 प्रदेशों में से एक में भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? ये क्या मजबूरी है इनकी? ये क्यों इतने दलित विरोधी, वंचित समाज के विरोध में खड़े रहते हैं? मैं ये जानना चाहती हूं। और मायावती जी के बारे में तो मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। मायावती जी बोल रही है सावधान रहना। मुझे तो लगता है दलितों को मायावती जी से सावधान रहना है, और वो रह भी रहे हैं। बिल्कुल वर्चस्व खत्म हो गया है मायावती जी का। जो पार्टी पंजाब से शुरू हुई थी, बहुजन समाज पार्टी, शायद बहुत लोग नहीं जानते हो, होशियारपुर से जब एमएलए एमपी बने थे कांशी राम जी, वो पार्टी पंजाब से शुरू हुई थी। उसका वहां ऐसा अस्तित्व हो गया कि वो अकाली दल के पीछे घूम रही है। और मायावती जी ने ऑलरेडी कह दिया है, हम दलित डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। क्यों? आप दलित मुख्यमंत्री बनाने की क्यों नहीं हिमाकत करती हैं? आप उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। रुक जाइए, आप उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर सवाल को सुनिए, 1.5 मिनट हो गया आपको बोलते हुए। आपने बोला कि देखिए मैंने तो किसी को नहीं सुना। सुनील जाखड़ आप ही के कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने क्या बोला? चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ वाले दिन हरीश रावत का यह बयान हैरान करने वाला है। अगला विधानसभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह हैरान करने वाला बयान है, यह मुख्यमंत्री की ताकत को कमजोर करता है। उन्होंने फर्दर एक बाइट दी, उन्होंने बोला अगला चुनाव क्यों नहीं हम चरणजीत चन्नी के नेतृत्व में लड़ सकते, अगला चुनाव हम सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर इसको अगर आप समझे तो क्लियर कट कहा गया कि मखौटा कांग्रेस पार्टी एक दलित सीएम का इस्तेमाल कर रही है। अगला चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिसको ऑलरेडी कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं ये इंटरनेशनल आदमी है। मुझे भरोसा नहीं है इसके ऊपर। नहीं, मैं अब इसका जवाब दूंगी आपको। सुनील जाखड़ जी की एक ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हरीश रावत जी ने जो इसके बाद बयान दिया उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। और राजनीति कैसे होती है? सरकार और संगठन सामंजस्य बनाकर ही राजनीति करता है। तो मैं तो सरकार और संगठन के सामंजस्य बनता है, की बात कर रहा हूं, इसमें तो असमंजस नजर आ रहा है मैडम। मुझे बोलने दीजिए एक मिनट। इसमें तो असमंजस ज्यादा नजर आता है, जिसमें हरीश रावत कुछ कहते हैं, सुनील जाखड़ कुछ कहते हैं, ओबीसी के आपके नेता कुछ और कहते हैं। या तो समस्या आप देख रही हैं, या समस्या देख के भी उससे अनजान बन रही है। अच्छी बात है, अब मुझे बोलने दीजिए। जी मैडम।
नहीं, मैं अनजान बिल्कुल नहीं बन रही हूं। मैं अपनी बात कहना चाह रही हूं जो मुझे आप अपने शो में बुलाकर कहने नहीं दे रहे हैं, और मैं दोबारा से अपनी बात शुरू करूंगी। अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ, सुन रहा हूं मैं आपकी बात, बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए मैडम कि क्या दलित सीएम का चेहरा सिर्फ चेहरा है, मुखौटा है, और उसमें आप लोगों को आप ही की पार्टी ने एक्सपोज कर दिया बुरी तरह। जो दाव आपका सीधा पड़ना चाहिए था वो औंधे मुंह गिर गया। ये सवाल है सीधा, जवाब दीजिए इसका। असल में दिक्कत की बात तो यह है ना कि भाजपा ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि हर चीज दांव है। ये दांव नहीं है, ये हिस्टोरिक डे है कि पंजाब में जहां पर सबसे ज्यादा दलित समुदाय के लोग हैं, अगर पहली बार कोई मुख्यमंत्री बनता है तो ये बात पच नहीं रही है आप लोगों से, ये बात पच नहीं रही है भाजपा से, ये बात पच नहीं रही है। तो सुनील जाखड़ को भी नहीं पच रही है बात, अकाली दल हो या हरीश रावत को भी नहीं पच रही है बात। हरीश रावत को क्यों नहीं पच रही? तो बोलिए अगला चुनाव बोलिए आप चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब का चुनाव लड़ेगी। बोलिए इस बात को, क्या दिक्कत है? अमीश जी, दिक्कत की बात यह है ना कि आप सवाल पूछकर जवाब नहीं सुनते। मैं तो पूरा जवाब सुन रहा हूं। सुनने की पेशेंस आप ही ने मुझे बोला कि मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, तभी मैं आपको सुना रहा हूं कि किसने ये बयान दिया, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा ना। अब आप चुप हो जाइए तो मैं बोलूंगी। अरे मेरा शो है, मैं ही चुप हो जाऊंगा तो फिर आप ही बोलेंगी क्या? आप अपनी बात तो रखिए। सवाल पूछना है तो आप बोलिए। बोलिए मैडम। नहीं, मैं बोलूंगी ना, मुझे तो आपने गेस्ट बुलाया, बोलने के लिए बुलाया, आप ही बोल रही है तब से के लिए बुलाया, मुंह पे बोल, पिछले 4 मिनट से आप ही बोल रही है। सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा है, अगला चुनाव क्या चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में होगा? कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? मैं ही बोलूंगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल लड़ेगी। हम चन्नी जी की उसमें भी लड़ेंगे, फेस पर भी लड़ेंगे, और सिद्धू जी की भी फेस पर लड़ेंगे, क्योंकि दिक्कत की बात यह है कि भाजपा सिर्फ मोदीमय हो गई है, मोतियाबिंद और मोदियाबिंद हो गया है भाजपा को। हमें नहीं हुआ है। संगठन और सरकार में सामंजस्य बिठाकर ही चलना पड़ता है। आप भूल गए कि पहले भी चुनाव अटल जी के अध्यक्षता में, अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए लालकृष्ण आडवाणी जी का भी चेहरा लगता था। ऐसे ही चुनाव लड़े जाते हैं, संगठन और सरकार मिलकर चुनाव लड़ती है। ये तो मोदी जी ने आके ये सब खत्म कर दिया और मार्गदर्शक मंडल में लोगों को बिठा दिया, उनके अलावा किसी की फोटो लग जाए तो हाय तौबा हो जाती है। सरकार और संगठन मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ये पचाना मुश्किल क्यों है? दिक्कत की बात ये है कि जो सबसे बड़ी आबादी दलितों की है पंजाब में, अगर आज वहां का मुख्यमंत्री बनता है तो किसी के पेट में ये बात पच नहीं रही है। और जिन लोगों से हम उम्मीद करते थे इसका बीजेपी वालों के पेट में बात नहीं पच रही, नहीं कर पा रहे हैं, बीएसपी वालों के पेट में बात नहीं पच रही, आम आदमी पार्टी के पेट में बात नहीं पच रही। बीजेपी की तो हैसियत ही पंजाब में बहुत बड़ी नहीं है। क्यों नहीं आपने मुख्यमंत्री? बीजेपी की तो हैसियत ही पंजाब में बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन आपने बोला कि एक सेकंड मैडम मेरा निवेदन, बाकी प्रदेशों में तो हैसियत है। मैडम एक सेकंड मैम, अब आपने बोला, सुप्रिया जी आपने बोला, मैं बोलना चाहती हूँ। आप और 10 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं अपना सवाल पूछ लेता हूं। 10 सेकंड आप और बोल लीजिए, अगर आपको बोलना है तो ले लीजिए, 15 सेकंड और ले लीजिए। मैं पूछूं सवाल मैडम? नहीं, तुम सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। मैडम, आपने अभी बहुत अच्छा जिक्र करा। आपने बोला देखिए सबके पेट में दर्द होता है। निश्चित तौर पर कोई पार्टी अगर पॉलिटिकली ठीक काम करती है तो उनको ठीक थोड़ा दर्द हो सकता है, वो उनका आउटलुक है। लेकिन आपने एक और बात बोली, आपने बोला बहुत मतलब सरकार और पार्टी में बड़ा समन्वय देखने को समन्वय से सरकारें चलती हैं। पंजाब में आपको समन्वय दिख रहा है? आपको दिख रहा है समन्वय? मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, पिछले 4 महीने में, पिछले 5 महीने में आपको समन्वय दिखा है पंजाब में सरकार और पार्टी के अंदर? दिखा है? आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा इस बात का। हमें मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं पूरी ईमानदारी से जवाब दूंगी। हमें समन्वय इसलिए दिख रहा है अमीश जी क्योंकि जिसको विधायक दल ने डिसाइड किया वो मुख्यमंत्री बन गया। हमने गुजरात की तरह रोबोट से कठपुतलियां नहीं चलाई। पार्टी में आपको समन्वय दिख रहा है पंजाब के अंदर? लोगों को चेंज कर दिया, वो ऐसे ही समन्वय ईश्वर से आप प्रार्थना करती हैं, ऐसे ही समन्वय पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का हो? मैं जानना चाह रहा हूं, जहां जहां आपकी सरकारें हैं, जहां पर जैसा पंजाब में समन्वय है वैसे ही पूरे देश के अंदर हो? मैं जानना चाह रहा हूं, आप चाहती हैं ऐसा ही समन्वय आपका छत्तीसगढ़ में हो, ऐसा ही समन्वय राजस्थान में हो, ऐसे ही समन्वय हो? मैं जानना चाह रहा हूं, अगर ये समन्वय है, अगर समन्वय की डेफिनेशन कांग्रेस ने जैसे पंजाब में सरकार और संगठन में बैलेंस बनाया, अगर ये है तो ऐसे ही बैलेंस आप चाहती हैं हर जगह हो पंजाब में? आप कामना करती हैं ऐसी? हाँ, मैं इसका जवाब देती हूँ। जैसा रूपानी जी और नितिन पटेल जी में समन्वय था, वैसे ही समन्वय दिख रहा होगा आपको उत्तर प्रदेश के 200 विधायक याद होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान जी की
खुली वकैल सबको याद होगी। बिल्कुल मुझे बताइए, नरोत्तम मिश्रा ने या शिवराज सिंह चौहान ने कभी सार्वजनिक मंच के ऊपर इस तरह के बयान दिए हो जिसमें कहा गया हो कि शिवराज सिंह एंटी नेशनल है, या शिवराज सिंह चौहान ने कहा हो कि नरोत्तम मिश्रा एंटी नेशनल है, या कहा हो कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा पार्टी की अगर मेरी बात नहीं मानी गई? अगर किसी ने यह कहा है तो पकड़ के लेके आइए। मैं शिवराज सिंह चौहान से भी सवाल पूछूंगा, सुधांशु त्रिवेदी से भी पूछूंगा और नरोत्तम मिश्रा से भी पूछूंगा। लेकिन ईंट से ईंट बजाने की बात करी नवजोत सिंह सिद्धू ने, सिद्धू एंटी नेशनल है ये बात करी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। जाखड़ साहब ने बोला कि शपथ के दिन सीएम की ताकत को अंडरमाइन करना ये क्या हो रहा है लोकतंत्र के अंदर, ये सब कुछ कांग्रेस ने बोला है। इसमें एक बयान बीएसपी का नहीं है, इसमें एक बयान आम आदमी पार्टी का नहीं है, एक बयान भाजपा और अकाली दल का नहीं है, ये सब कुछ कांग्रेस का करा धरा है। मैडम, मैं कांग्रेस पे आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सोचिए, मैं अपनी डिबेट की 8 मिनट आप पे खर्च कर रहा हूं, तो आप सोचिए आप कितनी महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ये सब कुछ कांग्रेस ने करा है, कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने करा है, कांग्रेस का बयान है। अरे सांस लो, मुझे बोलने दो। अब मुझे बुलाया है, मैं गेस्ट हूं आपके शो पे, भूल गए आप? बिल्कुल आप ही बोल रही है, लेकिन ये कामना करती हैं। अभी आप हमारे साथ बनारस में थी तो काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करती है कि ऐसा समन्वय जो है वो पार्टी का पूरे प्रदेश और पूरे देश में रहे जैसा पंजाब में रहा है। मतलब एक तरह से एग्जाम्पल है ना कांग्रेस पार्टी के लिए कि समन्वय का एक एग्जाम्पल पंजाब। जी मैं आपको क्योंकि समन्वय दिखता नहीं है भाजपा शासित प्रदेशों में, मैंने सोचा याद दिला दूं। 200 विधायकों ने लिखित रूप से योगी जी के खिलाफ कंप्लेन करी थी। ब्रजेश पाठक कद्दावर नेता है इनके, खुलेआम उन्होंने योगी जी के लिए क्या क्या कहा। बीजेपी से आप लोग सीख रहे हैं। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कहते हैं सबको पता है। आप मुझे बताइए, 5 सीएम चेंज हो जाते हैं, आप लोगों की चूनी फटकती, अब आप यहाँ पर मैंने बिल्कुल चू फटकी, मैं तो कैसे बोल दिया आपने? हमारे बिल्कुल चू फटकी, बिल्कुल पूरी कवरेज करी, लेकिन कोई विरोध तो करे, कोई बोले तो सही कि कैसे सीएम बना दिया, कोई बोले तो सही कि ईंट से ईंट बजा दी, कोई बोले तो सही, ना दिखाए तो बात है, नहीं कोई बोले तो सही। किसने बोला मुझे बताइए, किसने भाजपा के अंदर बोला कि ईंट से ईंट बजा देंगे गुजरात के अंदर सीएम बदल दिया? बताइए आप मुझे। अमीश जी, संगठन में सरकार में किसने बोला? ने चिट्ठी लिखी थी योगी जी के खिलाफ, कितने शो किया आपने? 200 विधायकों ने देखिए अच्छा मुझे बताइए, किस डिप्टी सीएम ने बोला कि हम योगी जी को हटाना चाहते हैं? किस डिप्टी सीएम ने बोला सार्वजनिक मंच पर कि हम योगी जी को हटाना चाहते हैं? बताइए मुझे, आप चलाएंगे हम। लेकिन आपकी लड़ाई आप कैसे घर के ड्राइंग रूम और घर के किचन में नहीं है, बाहर बरामदे में भी नहीं है, सड़क के चौराहे पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मैडम, सड़क के चौराहे पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और जब सड़क पे चौराहे पे पार्टी लड़ती है तो दिखाई सबको सब कुछ देता है। और मुझे पता है आपका काम है पार्टी को अपनी डिफेंड करना, और बिल्कुल आप अच्छे से करती भी है, आप एक अच्छी प्रवक्ता है। लेकिन देखिए, सवाल मीडिया पे उठा देना, सवाल बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे उठा देना, इससे अपनी समस्या अगर हल होती तो कांग्रेस शायद गंगा पार कर जाती। लेकिन गंगा और जमुना से पानी बहुत बह चुका है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी समझती है, या फिर आप समझती हैं, लेकिन बोलने में सबको हिचकिचाहट होती है। लेकिन विषय वो नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी और बीएसपी लगातार इंतजार कर रहे हैं। मैडम 9 मिनट हो गए, आपने बोला मैडम काफी देर के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, आपको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। वैसे ही पंजाब में आपकी हैसियत बहुत खराब है, यानी हैसियत नहीं है बड़ी। देखिए अमीश जी, मैं राजनीतिक बात का उत्तर देने से पहले एक सांस्कृतिक बात कहूं। जिस समय आप किसी सिख के लिए दलित शब्द का प्रयोग करके और उसका राजनीतिक उपयोग करते हैं, तो आप सिख धर्म की सारी शिक्षाओं की अवमानना करते हैं, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब 5 पंच प्यारों को अमृत चखाया था, 5 अलग अलग जातियों के थे, एक खत्री, एक जाट, एक धोबी, एक नाई, एक जीवर। उसके बाद क्या कहा था गुरु जी ने? कोई जात बिरादरी नहीं, अब सब बराबर। और उस सिख समुदाय में आप कह रहे हैं ये दलित, ये दलित, ये दलित। तो पहले तो आपने सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से कितना उपहास उड़ा दिया, उसकी बात करी। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। सुधांशु, लेकिन जब कैबिनेट का विस्तार हुआ था, माफ करिए मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन कैबिनेट विस्तार हुआ था तो आप भी ओबीसी मंत्रियों के चेहरे गिना रहे थे। गेम तो आप भी वही खेल रहे थे। नहीं, मैंने तो बोला, लेकिन कांग्रेस ने उस गेम को अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूं ना भाई,
अरे 17 प्रदेश है। अमित जी, मैंने तो ये कहा ना, सिख धर्म में तो जाति बिरादरी मानी नहीं जाती ना, सुधांशु तो आप समानता के उस भाव का उपहास उड़ा देते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। भाई आप कहते हैं हिंदू समाज में जात बिरादरी है, सिख में तो समता का भाव है ना, वहां जात बिरादरी नहीं मानी जाती। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ स्थापित करते समय कहा था, फिर आपने कहा तो आपने उसका मजाक उड़ाया और या अपने राजनीतिक हित में प्रयोग किया। अब आते हैं दूसरी स्थिति। देखिए ऐसा है अमित जी, हम लोग बचपन में, अब आज की जनरेशन तो थोड़ा टेस्ट मैच कम सुनती है, और सिद्धू जी तो बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो उसमें एक रूल होता था कि जब अगर किसी दिन खेल खत्म होने वाला हो और उस समय कोई बैट्समैन आउट हो जाए तो मेन बैट्समैन को उस समय नहीं भेजा जाता, टाइम काटने के लिए दूसरा बैट्समैन भेजा जाता था, जिसे कहते थे नाइट वॉचमैन। अगला जो मेन बल्लेबाज है वो अगले दिन सुबेरे आएगा जब ये नाइट वॉचमैन हट जाएगा। तो उसी ढंग से इन्होंने नाइट वॉचमैन के रूप में चन्नी जी को भेजा है। असली बैट्समैन है सिद्धू जी। अब जो बात सुप्रिया जी ने कही, उन्होंने कहा ऐतिहासिक निर्णय, बिल्कुल ऐतिहासिक निर्णय। पहली बार भारत की राजनीति में कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा जिसके अध्यक्ष ने कहा हो कि मैं पार्टी की ईंट से ईंट बजा दूं। पहली बार भारत की राजनीति में कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा जिसके पार्टी के अध्यक्ष के लिए निवर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा हो कि यह एंटी नेशनल है। ऐतिहासिक है, बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक है। और जहां तक समन्वय की बात है, सुप्रिया जी ने कहा समन्वय नहीं दिखता। इनकी तीन ही जगह सरकार है स्पष्ट बहुमत की, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों में अद्भुत समन्वय देखिए। यहां तो मैंने पंजाब के दोनों उदाहरण दे दिए, वहां पे आप देखिए आपने सचिन पायलट जी और गहलोत जी के बीच में देत थाली चल रही है, और उधर आप देखिए भूपेश बघेल जी और उधर के.एस. सिंहदेव जी के बीच में उनमें ठेलम ठेल चल रही है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जहां तक ये बात है कि इन्होंने कहा दोनों चेहरे लेके चलेंगे, स्वागत है। राजनीति में कोई किसी भी रूप में आ सकता है, पर जब दो चेहरे लेके आप चलते हैं तो याद रखिए, कबीर दास कह गए हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचे। ठीक है, सुप्रिया जवाब, क्योंकि जो बयार चंडीगढ़ में चली यानी पंजाब में चली, आप ही के नेता ने एक ट्वीट करा कि ऐसी बयार अब जयपुर और रायपुर में भी चलेगी। ऐसा है कि कुछ बातों को लोग भूल जाते हैं। कल्याण सिंह जी, मुझे आज भी याद है, चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, और दोनों के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। तो कबीर दास जी को यहां पर सिलेक्टिवली कोट ना किया जाए। मैंने तो कोट किया था जब इंडिया शाइनिंग कैंपेन हुई थी, तो अटल जी का भी चेहरा रहता था और अडवाणी जी का भी चेहरा रहता था। ये तो नई निर्वाचित मोदिया बिन से ग्रसित भाजपा है जिसमें सिर्फ मोदी जी दिखते हैं। और नाइट वॉचमैन की बात सुधांशु जी आपको तो नहीं करनी चाहिए। आपके नाइट वॉचमैन तो बेचारे नड्डा जी दर दर की ठोकरें खाकर ये प्रूफ करने पर तुले हुए हैं कि भाई मैं ही अध्यक्ष हूं। असल में अध्यक्ष तो अमित शाह जी हैं, ये सबको पता है। आपका सर फुटअव्वल अब मैं बताऊं, राजनाथ सिंह जी का और अमित शाह जी का और योगी जी का क्या चल रहा है ये सबको पता है, सर्वविदित है ये बातें। तो दूसरे के सर फुटअव्वल पे बात मत करिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो साहिबजादा अजीत सिंह नगर, जिस जिला से वो पहली बार पार्षद चुने गए थे, वो जिला है जहां पर गुरु गोविंद सिंह के ज्येष्ठ पुत्र की 18 साल की उम्र में शहादत हुई थी। तो यहां पर आकर एक समुदाय को अपमानित कर देना, कुछ ठीक है, सुधांशु जवाब, ओके, शुक्रिया, आपने अपनी बात को बोला। सुधांशु जवाब देने एमएच खान। एक मिनट मैं भी बोल रही हूँ। जी मैडम, लेकिन मेरे साथ दो मेहमान है, वो अभी तक चर्चा में भी नहीं आए, तीन मेहमान इनफैक्ट चर्चा में नहीं आए। सुधांशु 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए सुप्रिया जी की बात का। बस बहुत संक्षेप में जवाब देता हूं। जहां तक गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत की बात है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को शहीद करने वाले, भाई मतीदास को उबालने वाले, गुरु तेग बहादुर का सर काटने वाले, मुगलों को महान लिखने वाले, इन्हीं की सरकार के इतिहासकार थे। इन्होंने सिक्खी का क्या मजाक उड़ाया सबको पता। दूसरा, सुप्रिया जी ने कहा, सुप्रिया जी आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में कौन सा विधानसभा चुनाव था जिसमें राजनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे? बताइए, आप भी उत्तर प्रदेश के, बताइए कौन सा चुनाव था? प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष थे तब। किस ईयर का चुनाव? अरे विधानसभा का प्रदेश अध्यक्ष मैं बात नहीं कर रही हूँ। कौन सा विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है? 96। अब सुनिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। अरे अब सुनिए, अब मैं आप बताइए, अब मैं आपको बता देता हूं। 91 का विधानसभा चुनाव, उस समय राजेंद्र गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट भी घोषित नहीं थे। 93 के चुनाव में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कल्याण सिंह जी थे, कलराज जी अध्यक्ष थे। 1996 में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री कैंडिडेट, कलराज जी अध्यक्ष थे। 2002 के विधानसभा में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री, कलराज जी अध्यक्ष थे। ये कौन से आप चुनाव की बात कर रही हैं जिसमें राजनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष? और इसीलिए मैं कहता हूं
फैक्ट को अरे तोड़ने प्रभु, मरोड़ने से कोई, और जो मैंने बोला कोई भी जाके नेट पे चेक कर सकता कि है। अटल जी और अडवाणी जी के चेहरों पर भी चुनाव लड़ा अब गया है। छोटी सी बात तो मैंने वैसे ही फैक्ट के साथ जैसे बोल कि दिया। राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी के चेहरों पर लड़ा गया है। दिक्कत की बात तो ये है ना कि आपको यशवंत सिन्हा याद नहीं आएंगे, फिर आपको मैंने अरुण कहा शौरी कोई याद ऐसा नहीं चुनाव ही आएंगे, नहीं हुआ मनोज जब जोशी कल्याण याद सिंह नहीं जी आएंगे, मुख्यमंत्री और अडवाणी जी राजनाथ याद जी नहीं आएंगे। प्रदेश में पर अध्यक्ष एक बात बताइए, नहीं पर अटल और अडवाणी जी की आप बात करिए तो अटल जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, अडवाणी जी थोड़ी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। जब अटल जी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए तो अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन गए। अटल जी और अडवाणी जी के युग में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, अडवाणी संगठन में थे। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अटल बिहारी वाजपेयी थे। यहां तो चन्नी को सीएम बना रखा है और बोलते हैं कि अगला सीएम जो है वो सिद्धू हो जाएगा, जैसे पब्लिक तो कोई डिसाइड नहीं करेगी। समझ में नहीं आ रही है आपको? नहीं, मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम समझना नहीं चाह रही। लेकिन एमएच खान, मायावती किसी दलित को आगे करना नहीं चाहती, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है आप लोगों के। अमीश, आपको मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। अटल जी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे, अडवाणी जी का चेहरा भी यूज होता था क्योंकि वो संगठन के व्यक्ति थे। हाँ, तो पर अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो नहीं थे ना। यहाँ तो सिद्धू भी सीएम कैंडिडेट है, चन्नी जो है वो सीएम है, और उस पे आप ही की पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। जी, आप खुद ही बात को बोल रही है, खुद ही नहीं समझ रहे। बिल्कुल गलत। चन्नी जी चीफ मिनिस्टर है, सुखदेव जी प्रेसिडेंट है पार्टी के, इसमें आपको क्या समझ तो में नहीं आ रहा है? हरीश रावत ने बोला अगला चुनाव उनके नेतृत्व में होगा। सुप्रिया जी, अरे भाई, क्या संगठन को घर बैठा दोगे? क्या अडवाणी जी को घर बैठा दिया गया तो था? पर ये बात आप जाखड़ साहब को समझाइए ना, मुझे क्यों समझा रही है? आपकी पार्टी के नेता ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ताकत को कम कर रहे हैं। अब बताइए, हमारी पार्टी मेरे को क्यों बोल रही है, मेरे पे क्यों नाराज हो रही है? सुनील जाखड़ पे नाराज हुई है। सुनील जाखड़ गलत बोल रहे हैं तो पार्टी से बेदखल कर दीजिए सुनील जाखड़ को। हरीश रावत बोल रहे हैं गलत, तो हरीश रावत पे कार्रवाई करिए जी। ठीक है, ओके। मैं मेरे साथ बाकी 3 मेहमान भी है, उनका मैं उन्होंने वेट करा, मैं उसके लिए माफी चाह रहा हूं। मैं आपके पास आता हूं एमएच खान। आपके पेट में इसलिए दर्द है क्योंकि मायावती किसी दलित को सीएम देखना नहीं चाहती, किसी और दलित को। ये बात कांग्रेस पार्टी की। अमीश देवगन जी, जब से अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हुआ है तो सभी विरोधी पार्टियों को पेट में दर्द हो रहा है। अब सवाल इस बात का है कि 3 महीना बचा है। अगर 5 साल पहले ये बना लेते मुख्यमंत्री तो क्या हर्जा था? 3 महीना बचा है, और 3 महीना बचने के पहले ही अभी मुख्यमंत्री का शपथ नहीं हुआ, उसके पहले ही आपके प्रभारी महामंत्री ने कह दिया कि सिद्धू जी चेहरा होंगे, चन्नी जी नहीं होंगे। तो इस तरह से आपने दलितों का अपमान किया, और कांग्रेस पार्टी तो धोखेबाज पार्टी है। इसने देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया। जब इनकी सरकार थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया। दूसरी बात, राजस्थान में जब हमारे 6 एमएलए बिना शर्त बीजेपी को बाहर करने के लिए हमने समर्थन दिया तो इनके लोगों ने उनको बिना लालच देकर धमकाकर अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो ये तो धोखेबाज पार्टी है, ये तो चन्नी जी का भी इस्तेमाल करेंगी, इनको भी छोड़ देंगी। क्या मतलब इनका है? इनका इस तरह से अब ये बताएंगे लल्लू के चेहरे पर चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में? लल्लू के चेहरे पर चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में? सुप्रिया जी बताएंगे क्या? देखिए, ये कांग्रेस का अपना खेल है, बीजेपी का अपना खेल है। बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, ये दोनों बहुजन समाज पार्टी मिलकर जीत रहे हैं। और ये इनका अब सवाल इस बात का है कि इनकी पार्टी का भूतपूर्व मुख्यमंत्री इनके अध्यक्ष को कह रहा है कि ये दगाबाज है, ये पाकिस्तान के लोगों से मिला हुआ है, देश सुरक्षित नहीं है। वो तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन साहब, वो तो इल्जाम लगा रहे हैं, आपके मुंह पे कह रहे हैं। क्यों सुन रही हैं आप? क्यों नहीं पार्टी से निकाल देती कैप्टन साहब को कि हमारी पार्टी के ऊपर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, आपको पार्टी से बाहर किया जाता है? हिम्मत है कैप्टन को निकालने की? कैप्टन को निकालने की नहीं हिम्मत है। इसलिए आपने दलित समाज को अपमानित करने का काम किया है, कि तो मुख्यमंत्री में चेहरा बना रही हूं वोट के लिए, लेकिन अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो सिद्धू होगा। ये तो छलावा है। सुप्रिया जी बोलिए बात, 40 सेकंड सुप्रिया बोलिए, दिनेश चड्डा। एमएच खान जी वरिष्ठ हैं और मैं इनका सम्मान करती हूं, लेकिन मैं इनकी विवशता समझती हूं। मायावती बहन जी 1 घंटे के अंदर आ जाती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, महीनों नहीं बोलती, क्योंकि उनको पता है कि इसका प्रभाव पूरी जगह होगा।
उनको पता है कि वो विफल रही है किसी भी दलित नेता को आगे बढ़ाने में। उनको पता है कि वो उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं और दलितों के हक की बात पर चुप रहती हैं। उनको पता है कि उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराया, कांग्रेस ने नहीं हराया। कर रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने हराया कि नहीं हराया? जवाब दीजिए प्रिया जी। प्रिया जी बताइए ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान का रचयिता है, जिसके वजह से दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, बैकवर्ड क्लास को आज उसको हराने का काम किया था कि नहीं किया था? बताइए, कांग्रेस ने हराने का काम किया था कि नहीं किया था? कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने का काम किया था कि नहीं? एक जवाब दीजिए, सिर्फ एक जवाब दीजिए, एक जवाब दीजिए। कांग्रेस ने हराने का काम किया था नहीं किया था? इतिहास है। मैं आग्रह कर रही हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे असम्मान से बात नहीं करूंगी। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी, आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरे बीच में बोलिए। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। मायावती जी ने तो दलितों का वो हाल किया है। काम किया था नहीं किया था कांग्रेस ने? खान साहब जवाब सुन लीजिए ना। पार्टी ने बाबा साहब को हराने का काम किया नहीं किया? रिकॉर्ड अटक गया, बताइए ना, पहले इसी जगह जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं। हराने का काम किया था कि नहीं किया था? मैं बता रही हूँ कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, आपने 3 सवाल पूछे, उसका जवाब छोटा छोटा बताइए। सुप्रिया जी संक्षेप में। मैं फिर से बोलूंगी, बीजेपी के साथ मायावती जी मिलना चाहती हैं, लेकिन उसी दयाशंकर सिंह जी ने उनको विधान भवन में क्या कहा था, ये सर्वविदित है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। 1996 में आप किसके पास गई थी? और मैं फिर आपसे बोलूंगी, शांत रहिए, आपकी बात सुनिए, बहुत देर से आप बोल रहे हैं, आप गलत कोट कर रहे हैं इतिहास को, आप हर तरह की गलत बात कर रहे हैं। मैं आपकी उम्र देख के आपका सम्मान कर रही हूँ, आप लगातार बोलते जा रहे हैं। खान साहब बीच में, खान साहब देखिए, ऐसे में किसी की आवाज नहीं जाएगी तो मुझे, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे एक का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सुप्रिया खान साहब, मैं आपको मौका दूंगा आगे। सुप्रिया जी आप अपनी बात को रख लीजिए, देन शुभराष्ट्र एंड देन आम आदमी पार्टी। ओके सुप्रिया जी। मायावती बहन जी को इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनका चिर परिचित अंदाज है कि उनके अलावा कोई नहीं, उन्होंने इसका स्वागत न करके इसमें नुक्ताचीनी करी। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? एक बड़ा दलित नेता बताइए जो आपने बनाया उत्तर प्रदेश में। आपने अपनी पार्टी हाशिए पे ले आए पंजाब में, जहां से बसपा शुरू हुई थी, जिस होशियारपुर से कांशीराम जी आते थे। क्या बात आप यहां पर आकर मुझसे कर रहे हैं? इतिहास को तोड़ मरोड़ करके आप बाबा साहब के बारे में कुछ कहिएगा और मैं सुनूंगी वो। मैं आपका सम्मान आपकी उम्र की वजह से कर रही हूं। आप गलत बातों पे मुझसे डिबेट मत करिए। 1 घंटे के अंदर मायावती बहन जी जो महीनों चुप रहती हैं, आकर क्यों बोलती है एक दलित चीफ मिनिस्टर पर? उनको इसका स्वागत करना चाहिए था। उन्होंने क्या बोला, मैं पंजाब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगी। क्यों भाई, क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइएगा? पंजाब का चीफ मिनिस्टर दलित क्यों नहीं हो सकता है? क्यों आपने ये सेटिंग कर ली शिरोमणि अकाली दल से? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेंगे। ब्राह्मण सुब्राष्ट्र को मैं चर्चा में लेके आ जाता हूं। की बातें करिए, ठीक है, क्यों ब्राह्मण संवाद कर रही हैं? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बताइए? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? चन्नी होंगे या सिद्धू होंगे? बताइए। कांग्रेस की तरफ मुख्यमंत्री कौन होगा बताइए? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बताइए? चरणजीत सिंह चन्ना होंगे कि सिद्धू होंगे? हम मायावती बहन जी की तरह फोन पर कुछ बात करते अगला मुख्यमंत्री बताइए। मैं आपको बता दूं अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जो विधान पूछ रहा हूं आपसे, बताइए कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? पर हरीश रावत क्या बताते हैं? ठीक है, सरकार में आप आगे रही हैं, जैसे सरकार में ठीक है। शुभराष्ट्र और दिनेश चड्डा देखिए लगातार आपकी विधायी है, बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल सत्ता में आ रही है। ठीक है, शुभराष्ट्र एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी ने चला है जो कांग्रेस पार्टी फील कर रही है, जिससे पूरे देश में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की नींवें हिल गई हैं। एक दलित सीएम बनाकर पंजाब के अंदर, उसको आप कैसे देखती है? आमिश जी, एक तो जो अभी एक सांस्कृतिक पक्ष दिया गया दलित और सिख समुदाय को लेकर के जो एक बात कही सुधांशु जी ने, वो मैं चेक कर रही थी सोशियोलॉजिकली, वो काफी ज़हीन बात है। तो आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर के किसी सिख समुदाय के व्यक्ति को दलित समुदाय का बताकर अगर राजनीति करती है, तो अपने आप में ये उस पार्टी की जो सोशियोलॉजिकल समझ है और एक ऐतिहासिक समझ है धर्म विशेष को लेकर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो ये पंजाब की जनता को तय करना है कि सिख धर्म का अपमान अगर फिर दलगत तरीके से, जातिगत तरीके से बांट करके किया जा रहा है, तो क्या पंजाब के युवा इस तरीके की राजनीति का समर्थन करते हैं? ये एक प्रश्न आज पंजाब के सामने है। बात आती है राजनीतिक पक्ष की इसकी। अब आप देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगी आमिश जी, अगर बीच में कोई ना बोले तो। अभी हमने देखा एमएच खान जी ने बहुत तरीके से अपनी बात रखी और जवाब किस तरीके का आया।
मायावती जी को यह करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया, अतः हम उनकी बात का विरोध करते हैं। क्यों? एक दलित महिला जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो कांग्रेस पार्टी से ब्रीफ लेंगे कि उनको किस तरीके की राजनीति करनी है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एमएच खान जी ने अपने वक्तव्य में बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र किया और यह कहा जाना जरूरी है कि जब जब बाबा साहेब ने ग्राउंड पे चुनाव लड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े तब के तत्कालीन नेता नेहरू जी न केवल खड़े हुए बल्कि ये इंश्योर किया कि वो चुनाव हारें। तो आज ये पार्टी अगर दलित कार्ड खेलने की कोशिश करती है तो ये आइडियोलॉजिकली अपने ही जो लोग थे, इनके जो पुरखे हैं, उनके गाल पे तमाचा मारने की कोशिश कर रही है। ये पॉइंट नंबर 2 है। तीसरी बात, इतना ही इनको दलित 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 अगर कर रहे हैं तो ये आज जब इनको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शपथ लगाई, भरी सभा में शपथ लगाई, इनके अपने सबसे आला कमान के जो नेता सिद्धू जी उतारे गए, उनको एंटी नेशनल तक कह दिया। उनके पहले इनकी दलित चेतना कहां थी? जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, इनकी इतनी चेतना उभर कर सामने आ रही थी, तो तब एक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर आप एक दलित को बनाते और राज करते। और ये हमसे हिसाब अगर मांगते हैं कि बाकी देश के पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, मैं तो पूछ रही हूं। आज फ्रंट पेज पे राजस्थान की खबर है, एक दलित युवक की मॉब लिंचिंग से हत्या की गई है और पूरा जो देश का नेशनल विपक्ष है वो चुप है। क्यों चुप है? आपको दलितों की चिंता आज केवल एक्सेल शीट पे एक मास्टर कॉम्बिनेशन बन रहा है डेटा का, इसलिए और इसीलिए जाखड़ जी की आवाज बुलंद तरीके से 9 घंटे पहले का ट्वीट है आमिर जी, डिलीट नहीं हुआ है वो, क्योंकि वो जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता भी जानते हैं, जो प्रवक्ता हैं और जो बाकी लीडरशिप है इनकी, कि उनकी बात में दम है। जाखड़ जी ने वो ट्वीट डिलीट नहीं किया। तो अंतिम बात मैं कहना चाहती हूं आमिर जी, जो व्यक्ति इतना ज्यादा आज दलित दलित कर रहा है, उसने आज तक पंजाब में एक दलित चीफ मिनिस्टर अब तक क्यों नहीं बनाया था? ये तो सरासर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। ओके, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को कैश कर रहे हैं सुप्रिया आप। 40 सेकंड में इसका जवाब दें सुधांशु जी। 17 जगह भाजपा की सरकार है। वैसे मैं राजनीतिक सो कॉल्ड विशेषज्ञों से बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ। वो भी मेहमान नहीं बात करती है तो इनको कहिए कि शो में आया ना करें। पर्सनल आक्षेप लगाने के पहले अगर ये सीधे तर्कों का जवाब तो देना आता नहीं है सुप्रिया जी। नहीं, आप हमेशा पर्सनल आक्षेप करती हैं। सवाल पूछेगा उस पर बताइए ना। मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं कि नहीं, आप नेता है कि नहीं, आप मीडिया में थी तो आप नेतागिरी कर रही थी या मीडिया में आप काम कर रही थी। मैंने तो सवाल नहीं उठाया आपके प्रोफेशनल जीवन पे। आप होती कौन है? आपको सर्टिफिकेट डिस्पेंसिंग एजेंसी बनाया किसने? सुप्रिया श्री ने। शांत हो जाइए। नहीं, क्यों शांत हो जाऊं? नहीं, एक महिला का अपमान, आप लोग हमेशा आते हैं टेलीविजन चैनल पे और महिला का अपमान करते हैं और कहते हैं महिलाओं को कि चुप हो जाए। भाई मीटू एलिगेशन भी है चन्नी जी पे, वो तो सवाल मैं नहीं उठा रही। नहीं, वो सवाल मैं नहीं उठा रही थी, लेकिन उठा देती हूँ। मीटू के एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं चन्नी जी पे। अब कौन सा कार्ड खेलेंगी आप? दलित कार्ड तो विफल हो गया ना। और आप मेरे ऊपर नहीं, इसका जवाब नहीं, और मैं इसका बिंदुवार जवाब दूंगी। आमिष जी, क्योंकि आपने सवाल खड़ा कर दिया, जवाब एक एक करके। भाजपा के प्रवक्ता है और मैं हूँ। इन चारों के अलावा अगर आपने सुप्रिया जी को अगर अब मौका दिया, 7:28 तक लगातार मौका मिला इनको बोलने का, मेरी बात का जवाब देने में पहला मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि आप सवाल मुझसे कर रही हैं। आप मेरी पार्टी के बारे में बोल रही हैं राजनीतिक विशेषज्ञ बनकर, तो जवाब नहीं करती। अमित जी, अगर आप मुझे जवाब देने देंगे, जब आप टीवी में आती है, आपको कहा जाता है कि पैनल में ये 4 लोग बैठते हैं, तो आप अगर मुझे जवाब नहीं देना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं देखिए मैं तो दोनों मेहमानों से निवेदन करता हूं, एक सेकंड। जहां तक सुब्राष्ट्र आपका सवाल है कि सुप्रिया जी से बहुत ज्यादा बुलवाया गया, देखिए हर सवाल उनकी तरफ डायरेक्टेड था, चाहे सुधांशु जी का सवाल हो, चाहे एमएच खान का सवाल हो, चाहे आपका सवाल हो, इसीलिए उनसे जवाब लेना भी जरूरी है क्योंकि सवाल खड़ा करा है। अब आपने अपनी बात को बोला और मेरा निवेदन है, मैं हर पैनलिस्ट को बोलता हूं पर्सनल रिमार्क्स को अवॉइड करा करें, जो कि बेहतर है। अपने तर्कों को ज्यादा तार्किक बताएं, जिससे आप अपनी पार्टी को ज्यादा अच्छे से, अपने पॉइंट को ज्यादा अच्छे से डिफेंड कर पाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रिया जी जवाब दे दीजिए सुब्राष्ट्र जी की बात का, फिर सुब्राष्ट्र मैं आपको मौका दूंगा, सुधांशु जी आपके पास भी आऊंगा। मैं बोलिए सुप्रिया जी। मैं बिंदुवार तरीके से कुछ तथ्य रख देती हूं आपके सामने, और मुझे ऐसी आशा है कि जैसे आप एक शब्द नहीं बोले थे किसी और के बीच में, मेरे बीच में भी नहीं बोलिए। जी 1 मिनट आपके पास। सबसे पहली बात, 17 जगह सरकारें हैं, 17 जगह भाजपा की सरकारें हैं, एक भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं है?
हमने आज दलित बनाया तो सवाल है पहले क्यों नहीं बना दिया? अरे तो जब शुरुआत हुई उसी का स्वागत करिए। मी टू एलिगेशंस की बात, जो कोर्ट फैसला लेगा, जो तथ्य आएंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन मी टू एलिगेशंस की बात भाजपा और उनके समर्थकों को इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि सदानंद गौड़ा जी से लेकर 25 से 30 सीढ़ी है कर्नाटक भाजपा की, तो यह बड़ा गलत हो जाएगा। जासूसी महिलाओं की साहब और उनके गृह मंत्री लेकर आई थी, तो इस पे बिल्कुल मत जाइए, ये बड़ा गलत दांव पड़ जाएगा। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं कि फ्रंट पेज पर तो हाथरस भी था, क्यों मुंह में दही जब जाती थी सब भाजपा के और उनके प्रवक्ताओं के और उनके समर्थकों। आपको याद नहीं है फ्रंट पेज पर तो हाथरस तब भी था जब वहां पर लोग डिनाई करते थे। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, प्लीज चुप रहिए। मर्यादा से डिबेट करना आता है तो करिए डिबेट, नहीं तो आप चले जाइए छोड़कर। से कोई लेना देना नहीं, जिसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं, तो मैं नहीं सुनूंगी ना। आपने हाथरस की बात की, आमिष देवगन जी, मैं आपके माध्यम से न्यूज 18 जो आपकी टीम है उसको कहना चाहती हूं। बताइए जरा मुझे, हाथरस के जमाने में प्रवक्ता, हाथरस के दौरान जितनी डिबेट हुई उसमें से मेरे वक्तव्य निकाल कर चलाइए सरकार के खिलाफ। देखिए हाथरस में मेरी डिबेट नहीं है, मेरी डिबेट पंजाब के ऊपर है, पंजाब पर आना चाहिए। दिनेश चड्डा भी इंतजार कर रहे हैं, एक सेकंड, दिनेश चड्डा भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। दिनेश चड्डा पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, आपके पास मैं लेट आ रहा हूँ और कुछ ऑडियो में भी दिक्कत आ गई थी, कुछ वीडियो में भी दिक्कत आ गई थी। दिनेश चड्डा, कांग्रेस कह रही है कि ये उसका मास्टर स्ट्रोक है, इसीलिए सब परेशान हो चुके हैं। लेकिन हमने देखा जो जाखड़ साहब ने बोला, हमने देखा जो हरीश रावत जी ने बोला और जो सुप्रिया जी ने बोला, वो भी आपके समक्ष है। व्हाट इज योर पॉइंट? क्या आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है? आप लोग परेशान हैं और हताश भी हैं? सबसे पहले तो मैं अपने बाकी आदरणीय जो प्रवक्ता है उनको सुन नहीं पाया, मैं लेट से जुड़ा हूं। और जहां तक चन्नी जी के मुख्यमंत्री बनने की बात है, हमने तो कल उनको मुबारकबाद भी दी, उनको शुभकामनाएं भी दी। और अगर कांग्रेस इसको अपना मास्टर स्ट्रोक कह रही है तो कांग्रेस को चाहिए कि उन्होंने पंजाब में चन्नी जी को सीएम तो लगा दिया, बट पंजाब में हम उन्हें विनती करते हैं कि अब तक ये कांग्रेस की और बीजेपी की सरकारें रही हैं पंजाब में भी और भारत में भी, तो एक बार ग्राउंड पे चेक कर लें पंजाब में आकर कि दलित वर्ग के साथ जो उनकी कंडीशन क्या है और सरकारें क्या कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मुल्क में शायद पहली बार हुआ होगा कि पंजाब में जो दलित विद्यार्थी हैं उनका पिछले 4 साल से स्कॉलरशिप करीब 2000 करोड़ का है, वो स्कॉलरशिप उन्हें नहीं दिया गया है। और वो स्कॉलरशिप ना देने की वजह से ये इस मुल्क के इतिहास में शायद फर्स्ट टाइम हुआ हो कि उनके रोल नंबर नहीं मिले। मतलब वो विद्यार्थी जो दलित विद्यार्थी हैं उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया स्कॉलरशिप ना इशू होने की वजह से। और कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी, इन्होंने वायदा किया था कि जिन दलित भाइयों के पास जमीन नहीं है उनको 5-5 मरने के प्लॉट देंगे। बट आज तक हजारों एप्लीकेशन जिससे काम खटाखट हो जाए और दलितों का उद्धार हो जाए, ये कांग्रेस का। अरे अमीश जी सुप्रिया 10 सेकंड बात यह है कि मैं आस करूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता मेरी बात पूरी सुनेंगे। तो अगर काम करने थे तो काम करने के लिए तो 4.5 साल भी समय नहीं है। सुधांशु आपको मैं 10 सेकंड का मौका दे रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड्स। सुधांशु 10 सेकंड्स। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहने का प्रयास कर रही है, 137 वर्षों के कांग्रेस के इतिहास में कितनी बार दलित अध्यक्ष रहे, भैया जी बता दें। और जब भारत में उस जमाने की सबसे बड़ी दलित नेता थी मायावती जी, 1995 लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड, उन पे जानलेवा हमला हुआ, जान से मारने की कोशिश की गई। उस समय कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, मोतीलाल वोरा उस समय गवर्नर थे और 1 किलोमीटर दूर राजभवन पे हो रहा था। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए देखना पड़ेगा। मैं एक्सीड कर रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। अब देखते रहिए आर पार। की मदद से मुफ्त में इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग दी जा रही है। ये सभी बच्चे कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके हैं। ओम बिरला की कोशिशों से इन बच्चों की पढ़ाई के साथ वहाँ खाने पीने और रहने की भी मुफ्त में व्यवस्था की गई है। नशीले पदार्थों की तस्करी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर सीधे केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए। इन प्रदेशों में इसका उत्पादन हो रहा है, वहाँ जाए देखे, उस पर कार्रवाई करे। सेंट्रल एजेंसी चुप क्यों है? भूपेश बघेल के इस हमले का जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई और आरोप लगा दिया कि राज्य सरकार की शह पर तस्करी हो रही है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश में गांजा अफीम कोकीन की तस्करी को रोकने में पूरी तरह से असफल साबित हो चुके हैं।
विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार का बचाव किया और पिछली रमन सरकार को इसके लिए कसूरवार ठहरा दिया। गांजा जब्ती की घटनाएं हो रही हैं, तो इससे भाजपा को बड़ी तकलीफ हो रही है। दरअसल भाजपा ने अपने 15 साल के कार्यकाल में इसे बढ़ावा दिया। दिल्ली बीजेपी ने अपने 3 पार्षदों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये सभी पार्षद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के जरिए लगाया गया एक आईडी बरामद किया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के बीच बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान के ताजा हालात समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें उन्होंने यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही उन्होंने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। 22 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 350 सीट पाकर के फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कामकाज का हिसाब दिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट के जरिए योगी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और किसानों समेत कई मुद्दों पर घेर लिया। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार पर निशाना साधने में देरी नहीं की। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 4.5 साल से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। विपक्ष का हमला बढ़ते ही राज्य के डिप्टी सीएम सामने आए और विपक्ष के हमले पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी समाप्त होने वाली पार्टी, निश्चित तौर से काम के बल पर फिर सरकार बनाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन ने पहल करते हुए गांव के छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का मकसद ये है कि कश्मीर के गांव के ज्यादा से ज्यादा छात्रों की खेल प्रतिभा को निखारा जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के गणेश पंडाल में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा करने के बाद आरती की। रायपुर की झांकी तो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से झांकी देखने आते हैं। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। दावा है कि इसके पास से 20 लाख रुपए की ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में रोजगार के मुद्दे पर चुनावी दांव चल दिया। हल्द्वानी में उन्होंने वादा किया कि राज्य में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। दावा किया गया कि यूपी के कानपुर के कुरसौली गांव में बुखार और डेंगू से कुछ ही दिनों में 12 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कई लोगों ने गांव छोड़ दिया। ये मामला जब सामने आया तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और तुरंत ही जांच के आदेश दे दिए गए। बीमार तो 20 लोग हैं और 12 लोग खत्म हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना संकट के बीच नियमों के तहत भक्तों ने गणेश विसर्जन किया। इस दौरान हर साल बड़ी संख्या में लोगों से भरी रहने वाली गिरगांव चौपाटी पर भी किसी तरह की भीड़भाड़ नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अशोक चौहान ने भी अपने अपने घरों में गणपति की पूजा करने के बाद मूर्तियों का विसर्जन कर दिया। मुंबई में 11 दिन के गणपति का विसर्जन शुरू हो गया है। जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं बप्पा के विसर्जन के दृश्य देखने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग विभागों के सचिवों के साथ एक बैठक की। ये बैठक करीब 4 घंटे चली, जिसमें पीएम मोदी ने सचिवों से अफसर की तरह नहीं बल्कि टीम लीडर की तरह काम करने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के कोटा में उन बच्चों से मिले जिन्हें उनकी मदद से मुफ्त में इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग दी जा रही है। ये सभी बच्चे कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके हैं। ओम बिरला की कोशिशों से इन बच्चों की पढ़ाई के साथ वहाँ खाने पीने और रहने की भी मुफ्त में व्यवस्था की गई है। नशीले पदार्थों की तस्करी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर सीधे केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए। इन प्रदेशों में इसका उत्पादन हो रहा है, वहाँ जाए, देखे, उस पर कार्रवाई करे। सेंट्रल एजेंसी चुप क्यों है?
भूपेश बघेल के इस हमले का जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई और आरोप लगा दिया कि राज्य सरकार की शह पर तस्करी हो रही है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश में गांजा अफीम कोकीन की तस्करी को रोकने में पूरी तरह से असफल साबित हो चुके हैं। विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार का बचाव किया और पिछली रमन सरकार को इसके लिए कसूरवार ठहरा दिया। गांजा जब्ती की घटनाएं हो रही हैं, तो इससे भाजपा को बड़ी तकलीफ हो रही है। दरअसल भाजपा ने अपने 15 साल के कार्यकाल में इसे बढ़ावा दिया। दिल्ली बीजेपी ने अपने 3 पार्षदों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये सभी पार्षद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के जरिए लगाया गया एक आईडी बरामद किया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के बीच बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान के ताजा हालात समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें उन्होंने यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही उन्होंने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। 22 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 350 सीट पाकर के फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कामकाज का हिसाब दिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट के जरिए योगी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और किसानों समेत कई मुद्दों पर घेर लिया। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार पर निशाना साधने में देरी नहीं की। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 4.5 साल से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। विपक्ष का हमला बढ़ते ही राज्य के डिप्टी सीएम सामने आए और विपक्ष के हमले पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी समाप्त होने वाली पार्टी, निश्चित तौर से काम के बल पर फिर सरकार बनाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन ने पहल करते हुए गांव के छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का मकसद ये है कि कश्मीर के गांव के ज्यादा से ज्यादा छात्रों की खेल प्रतिभा को निखारा जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के गणेश पंडाल में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा करने के बाद आरती की। रायपुर की झांकी तो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से झांकी देखने आते हैं। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। दावा है कि इसके पास से 20 लाख रुपए की ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में रोजगार के मुद्दे पर चुनावी दांव चल दिया। हल्द्वानी में उन्होंने वादा किया कि राज्य में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। दावा किया गया कि यूपी के कानपुर के कुरसौली गांव में बुखार और डेंगू से कुछ ही दिनों में 12 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कई लोगों ने गांव छोड़ दिया। ये मामला जब सामने आया तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और तुरंत ही जांच के आदेश दे दिए गए। बीमार तो 20 लोग हैं और 12 लोग खत्म हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना संकट के बीच नियमों के तहत भक्तों ने गणेश विसर्जन किया। इस दौरान हर साल बड़ी संख्या में लोगों से भरी रहने वाली गिरगांव चौपाटी पर भी किसी तरह की भीड़भाड़ नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अशोक चौहान ने भी अपने अपने घरों में गणपति की पूजा करने के बाद मूर्तियों का विसर्जन कर दिया। मुंबई में 11 दिन के गणपति का विसर्जन शुरू हो गया है। जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं बप्पा के विसर्जन के दृश्य देखने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग विभागों के सचिवों के साथ एक बैठक की। ये बैठक करीब 4 घंटे चली, जिसमें पीएम मोदी ने सचिवों से अफसर की तरह नहीं बल्कि टीम लीडर की तरह काम करने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के कोटा में उन बच्चों से मिले जिन्हें उनकी मदद से मुफ्त में इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग दी जा रही है। ये सभी बच्चे कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके हैं। ओम बिरला की कोशिशों से इन बच्चों की पढ़ाई के साथ वहाँ खाने पीने और रहने की भी मुफ्त में व्यवस्था की गई है।
नशीले पदार्थों की तस्करी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर सीधे केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए। इन प्रदेशों में इसका उत्पादन हो रहा है, वहाँ जाए, देखे, उस पर कार्रवाई करे। सेंट्रल एजेंसी चुप क्यों है? भूपेश बघेल के इस हमले का जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई और आरोप लगा दिया कि राज्य सरकार की शह पर तस्करी हो रही है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश में गांजा अफीम कोकीन की तस्करी को रोकने में पूरी तरह से असफल साबित हो चुके हैं। विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार का बचाव किया और पिछली रमन सरकार को इसके लिए कसूरवार ठहरा दिया। गांजा जब्ती की घटनाएं हो रही हैं, तो इससे भाजपा को बड़ी तकलीफ हो रही है। दरअसल भाजपा ने अपने 15 साल के कार्यकाल में इसे बढ़ावा दिया। दिल्ली बीजेपी ने अपने 3 पार्षदों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये सभी पार्षद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के जरिए लगाया गया एक आईडी बरामद किया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के बीच बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान के ताजा हालात समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें नमस्कार, आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की मुख्यमंत्री पद की